देखो, कंसाइनमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन बताया था, और फर्स्ट इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर प्रेषक अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार करता है, और प्रेषणिका यानी कि एजेंट का खाता तैयार करता है। तो उसमें मदें हैं, वो कहाँ दिखाई जाती है, कैसे दिखाई जाती है। इसके अलावा एजेंट अपनी पुस्तकों में कंसाइनर का खाता तैयार करता है, तो उसमें कौन कौन सी मदें दिखाई जाती है और कहाँ दिखाई जाती है। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ इसके डेल क्रेडर कमीशन के बारे में। देखो, डेल क्रेडर कमीशन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, जिसको हिंदी में हम परिशोध कमीशन भी बोलते हैं। यानी कि ऐसा जो कमीशन है एजेंट को तब दिया जाता है जब उधार राशि वसूल करने की जिम्मेदारी एजेंट के द्वारा ली जाती है। उधार पैसा वसूल करने की जिम्मेदारी यदि एजेंट के द्वारा ली जाती है, तो ऐसी दशा में प्रेषक के द्वारा एजेंट को जो कमीशन दिया जाता है उसे हम कहते हैं डेल क्रेडर कमीशन। ठीक है, तो निश्चित है कि जब डेल क्रेडर कमीशन उसको दिया जाता है तो इसका मतलब है उधार पैसा वसूल करने की जिम्मेदारी एजेंट की है। तो अगर पैसा डूबता है, डूबत ऋण होता है, बैड डेट्स होता है, तो वो डूबत ऋण है वो एजेंट का माना जाएगा। प्रेषक अपनी पुस्तकों में उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। ध्यान रखना है कि यदि एजेंट को डेल क्रेडर कमीशन मिलता है और बैड डेट्स होता है, यानी कि देनदारों से उधार की हुई राशि वसूल नहीं होती है, तो वो राशि यानी कि बैड डेट्स का जो अमाउंट होता है वो नुकसान प्रेषक का नहीं माना जाता है, वो एजेंट का माना जाता है, क्योंकि एजेंट को इस चीज के लिए डेल क्रेडर कमीशन मिल रहा है। इसलिए प्रेषक अपनी पुस्तकों में उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। एजेंट क्या करेगा, जो खाते तैयार करते हैं हम उनमें तो उनको कहीं नहीं दिखाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, चूंकि उसका एक तरह से लॉस है, इसलिए उसके लिए जो इनकम है कमीशन के रूप में, उस कमीशन में से उस बैड डेट्स को कम करके दिखा देगा। अब है कि यदि एजेंट को डेल क्रेडर कमीशन नहीं मिलता है और फिर बैड डेट्स होता है, तो प्रेषक अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, एजेंट अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा। तो मैं बता रहा हूं कि यदि एजेंट को डेल क्रेडर कमीशन नहीं मिलता है और बैड डेट्स होता है, डूबत ऋण होता है, तो वो नुकसान प्रेषक का माना जाता है। उस यानी कि उस हानि को प्रेषक वहन करेगा, और प्रेषक अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट या टू कंसाइनिंग। यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें बैड डेट्स की राशि को हम कहाँ दिखाएंगे, उसके डीआर साइड में। नाम किसका आएगा, कंसाइनर का। ठीक है, यानी कि जैसे और खर्चे दिखाता है कंसाइनर, वैसे ही इस बैड डेट्स को भी अन्य खर्चों की तरह कंसाइनमेंट अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देगा। ये तो है आपके कंसाइनर की पुस्तकों में, इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। ये कौन सी परिस्थिति बता रहा हूं कि यदि एजेंट को डेल क्रेडर कमीशन नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो कंसाइनर कोई एंट्री नहीं करेगा, और एजेंट अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, यदि डेल क्रेडर कमीशन नहीं मिलता है और पैसा डूब जाता है, यानी कि बैड डेट्स होता है। बैड डेट्स होता है तो उधार माल जब बेचा जाता है, उधार पैसा देनदारों से वो प्राप्त करके फिर कंसाइनर के पास में बेचता है। लेकिन अगर वो पैसा डूब जाता है तो ऐसी दशा में एंट्री क्या करेगा, एजेंट अपनी पुस्तकों में कैश अकाउंट डीआर, कंसाइनर अकाउंट डीआर टू डेटर्स। डेटर्स से जितना पैसा प्राप्त होता है उतनी राशि से कैश को डेबिट कर देगा। ठीक है, जो पैसा प्राप्त नहीं होता है, डूब जाता है, यानी कि बैड डेट्स का, उसको वो किस नाम से दिखाएगा, कंसाइनर के नाम से दिखा देगा। यानी कि एक तरह से बैड डेट्स का अमाउंट होता है, लेकिन वो डेबिट किसको करेगा, कंसाइनर को डेबिट करेगा। तो यदि एजेंट को डेल क्रेडर कमीशन नहीं मिलता है तो एजेंट अपनी पुस्तकों में डूबत ऋण होने पर ये एंट्री करेगा, कैश अकाउंट या कंसाइनर अकाउंट या टू बैड डेट्स। यानी कि कंसाइनर को वो डेबिट किस अमाउंट से करेगा, बैड डेट्स के अमाउंट से करेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया बैड डेट्स के बारे में कि यदि डेल क्रेडर कमीशन एजेंट को मिलता है या नहीं मिलता है तो हम क्या एंट्री करेंगे या उसको पुस्तकों में कैसे दिखाएंगे। अब आगे मैं बता रहा हूँ आपको लॉस के बारे में। देखो, प्रेषण पर जब माल भेजा जाता है तो इसमें क्या है, बहुत से खर्चे होते हैं। प्रेषक के द्वारा भी खर्चे किए जाते हैं, एजेंट के द्वारा भी खर्चे किए जाते हैं, और माल भेजने पर
रिस्क होने की यानी कि दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। किसी भी प्रकार से माल जब भेजा जाता है तो माल में आग लगने की संभावना, चोरी होने की संभावना, टूट होने की संभावना, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो माल की टूट हो जाती है, नुकसान हो जाता है, या माल चोरी हो जाता है या आग लग जाती है, ऐसा कोई भी नुकसान हो सकता है। तो ये जो नुकसान होते हैं प्रेषण पर भेजे गए माल पर, इस प्रकार के नुकसान को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। तो नुकसान जो है दो प्रकार का होता है, लॉस यानी कि हानि। एक होता है आपके नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। प्रेषण पर भेजे गए माल में जो हानि होने की संभावना रहती है या हानि हो सकती है या होती है, वो दो प्रकार की होती है। नॉर्मल लॉस जिसको हम बोलते हैं सामान्य हानि, और एबनॉर्मल लॉस यानी कि असामान्य हानि। अब इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको लॉस के बारे में बताया कि जो हानि होने की संभावना रहती है या हानि होती है, उसको दो भागों में बांटते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तो सबसे पहले लेते हैं हम नॉर्मल लॉस यानी कि सामान्य हानि। सामान्य हानि क्या होती है? सामान्य परिस्थितियों में होने वाली हानि सामान्य हानि होती है। सामान्य परिस्थितियों में यानी कि असामान्य परिस्थितियां नहीं है, मतलब ये ऐसी हानि है जो होना असंभावी है, यानी कि हर व्यापार में इस प्रकार की हानि होती है, लेकिन चूंकि यह हानि क्या है, बड़े रूप में नहीं होती है, इसलिए इसको सामान्य हानि माना जाता है। ये सामान्य परिस्थितियों में होती है। कैसे? जैसे माल क्या है, बहुत कोई लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड माल होता है, तो उसमें क्या है, किसी भी जिस पात्र में होता है, जैसे तेल के पीपे होते हैं, उसमें हल्का सा अगर उसमें कोई रिसाव होता रहता है तो उसमें से कुछ क्या है, उसमें से ऑयल वगैरह निकल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कोयले के जैसे बोरे हैं, उनमें रखने उठाने में क्या है, बहुत से उसमें क्या है, कोयले के टूट होने से कुछ माल उसमें से कम हो जाता है। ऐसे ही क्या है, और भी ऐसे अनाज की बोरियां है, चीनी की बोरियां है, तो उनमें से भी क्या हल्का सा उनमें कोई सुराख वगैरह हो जाता है, तो उनमें क्या 100 ग्राम 200 ग्राम या 500 ग्राम निकल जाता है। कुछ क्या है, माल लिक्विड अवस्था में ऐसा होता है तो ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी के कारण वाष्प बन करके, भाप बन करके उड़ जाता है, सूख जाता है, तो उनका वजन कम हो जाता है। तो माल जो है ये क्या है, अपने आप ही मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण या लंबे समय तक रखे रहने के कारण माल अपने आप थोड़ा कम हो जाता है। ये होता है नॉर्मल लॉस यानी कि सामान्य हानि, और कोई भी व्यापारी इस प्रकार की हानि को नहीं रोक सकता है। इस प्रकार का ये जो माल होता है थोड़ा बहुत कम होता है, कि जैसे 50 किलो का कोई बोरा था, उसके अंदर अगर 50 किलो में से क्या है 500 ग्राम है या 1 केजी अगर कम हो गया है तो वो नॉर्मल लॉस माना जाता है। तो इस प्रकार का जो नुकसान होता है, इस नुकसान को व्यापारी क्या करता है, अपने खातों में हानि के रूप में नहीं दिखाता है, बल्कि क्या करता है, जो शेष माल बचता है उस शेष माल का मूल्य ही को मान लिया जाता है। जैसे मान लो कि एक व्यापारी के द्वारा कोई भी जैसे माल है, जैसे 200 केजी कोई माल है और 200 केजी माल का जो मूल्य है वो था 80,000 रुपये। ठीक है, और उसमें से क्या है, 200 केजी में क्या है 20 केजी कम हो गया और उसमें से जो माल बच गया केवल 100 केजी, यानी कि 20 केजी है वो अपने आप कम हो गया किसी भी कारण से, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण से या वाष्प बनकर उड़ जाने के कारण से या रिसाव होने के कारण, किसी भी कारण से 180 केजी रह गया। तो पहले 200 केजी माल का मूल्य 80,000 था, अब 180 केजी माल का मूल्य ही कितना मान लिया जाएगा, 80,000।
यानी कि ये जो नुकसान होता है इसको व्यापारी क्या करता है, अलग से हानि के रूप में नहीं दिखाता है, बल्कि शेष जो माल बचता है उस शेष माल को ही उस माल का मूल्य मान लिया जाता है। तो ये तो होता है आपके नॉर्मल लॉस। दूसरा आता है आपके अबनॉर्मल लॉस, असामान्य हानि। असामान्य हानि यानी कि ऐसी हानि जो असामान्य परिस्थितियों में होती है, सामान्य परिस्थितियां नहीं होती है, जैसे चोरी हो गई, इसके अलावा गाड़ी में जिससे ट्रक से माल जा रहा था, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और उसके साथ साथ आधा जो माल है वो टूट गया, तो माल का नुकसान हो गया। या आग लग गई, उसके कारण माल क्या है, आधा जल गया, आधा बच गया। तो इस प्रकार की हानि होती है, उसको हम कहते हैं एब्नॉर्मल लॉस। और व्यापारी क्या करता है, इस हानि को कैलकुलेट करके कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाता है। कंसाइनमेंट में इसको हम दिखा देंगे, कंसाइनमेंट में इसको हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में एब्नॉर्मल लॉस के नाम से। एब्नॉर्मल लॉस जो होता है, असामान्य हानि होती है, इसका मूल्यांकन करने के लिए क्या है, जो नुकसान हुआ है उसमें जो खर्चे हैं वो भी जोड़ दिया जाता है। माल की लागत का मतलब है उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के साथ साथ उसके खरीदने पर खर्चे, भेजने पर जो खर्चे होते हैं, प्रेषक के खर्चे, एजेंट के खर्चे, वो भी उसमें जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन एजेंट के जो खर्चे हैं वो भी इसमें गोदाम तक पहुंचने तक के खर्चे ही शामिल किए जाते हैं। उसके अनुसार उसका माल का मूल्यांकन किया जाता है और उसको एब्नॉर्मल लॉस के नाम से दिखाया जाता है। तो ये आपको नॉर्मल लॉस और एब्नॉर्मल लॉस के बारे में मैंने बताया। तो अब आपके बुक में क्या है, इनके कुछ इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं आपके नॉर्मल लॉस के बारे में। नॉर्मल लॉस का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका सेकंड इलस्ट्रेशन। फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमने कर लिया था, दूसरा जो इलस्ट्रेशन है पेज नंबर 286 पर, इसमें देखा है कि मुंबई के राकेश ने जयपुर के दीपक को 2000 टन कोयला 300 रुपये प्रति टन के हिसाब से प्रेषण पर भेजा। प्रेषक ने 10,000 रुपये गाड़ी भाड़ा, 8,000 रुपये मजदूरी के चुकाए। देखो इसमें 2000 टन कोयला है, 2000 टन कोयला, और इसमें जो रेट है वो है 300 रुपये पर टन, ठीक है। तो इसके हिसाब से 300 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अमाउंट है वो कितना हो गया, 6 लाख। यानी कि 2000 टन जो कोयला है उसमें प्रति टन कोयले का जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपये, उसके हिसाब से कोयले का जो क्रय मूल्य है वो हो गया 6 लाख। अब इसने राकेश ने भेजा है, प्रेषक इसमें राकेश है, और प्रेषक ने 10,000 रुपये गाड़ी भाड़ा, 8,000 रुपये मजदूरी के चुकाए, यानी कि 18,000 रुपये तो प्रेषक के खर्चे हो गए, यानी कि कंसाइनर एक्सपेंसेस। तो खर्चे हम क्या करते हैं, माल की लागत में हम जोड़ देते हैं। 18,000 रुपये तो प्रेषक के खर्चे हो गए, ये हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे कंसाइनर के खर्चे। प्रेषक के खर्चे हैं, इसके एजेंट के जो खर्चे हैं कंसाइनी के, वो भी हम जोड़ेंगे, कंसाइनी एक्सपेंसेस, ठीक है। और कंसाइनी के जो खर्चे हुए हैं वो हुए हैं इसमें 2000 रुपये, तो वो 2000 रुपये इसमें और जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इसकी टोटल जो लागत है वो कितनी हो गई, 6,20,000। ये हो गई आपके टोटल कॉस्ट, यानी कि 2000 टन कोयले की कुल लागत है वो कितनी हो गई, 6,20,000। क्रय मूल्य के साथ साथ उसके भेजने पर जो खर्चे हो रहे हैं प्रेषक के और एजेंट के खर्चे हैं वो भी हम इसमें जोड़ दें, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आगे क्या दे रखा है कि दीपक को 10% कम कोयला प्राप्त हुआ। टोटल कोयला कितना था, 2000 टन। इसका 10% कम मतलब नॉर्मल लॉस है, अपने आप कम होता है, नॉर्मल लॉस होता है। तो इसका 10% है वो कितना हो गया, 200 टन, यानी कि 200 टन कोयला कम हो गया अपने आप। तो शेष कोयला है वो कितना बच गया, 1800 टन। शेष कोयला है वो कितना बच गया, 1800 टन। तो पहले 2000 टन कोयले का लागत मूल्य है वो कितना था, 6,20,000। अब 1800 टन कोयले का लागत मूल्य ही कितना माना जाएगा, 6,20,000 माना जाएगा। 1800 टन कोयले का लागत मूल्य 6,20,000 माना जाएगा। अब इसमें देखो दीपक ने 1500 टन कोयला बेच दिया, यानी कि 1800 में से
जो बचा था उसमें से 1500 टन है वो सेल कर दिया, तो शेष कोयला है वो कितना बच गया, 300 टन। ये 300 टन कोयला है वो क्या आ गया आपके अनसोल्ड स्टॉक। तो अब अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि अब 2000 टन कोयले से मतलब नहीं है, हम तो अब ये मानेंगे कि हमारे पास कोयला ही कितना था, 1800 टन। 1800 टन कोयले का मूल्य 6,20,000 है। तो कैसे करेंगे कि 1800 टन कोयले का मूल्य है 6,20,000, तो शेष कोयला कितना बचा, 300 टन। तो 300 टन कोयले का मूल्य कितना हो गया, यानी कि अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन हम ऐसे करेंगे, तो 6,20,000 बटे 1800 इंटू 300, इस प्रकार से करेंगे। यानी कि 6,20,000 है, अब 1800 टन कोयले का मूल्य ही मान लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये भाग देते हैं, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपके 1,03,333। क्योंकि आगे भी पॉइंट आ रहे हैं तो हम पॉइंट 50 से कम होते हैं उसको छोड़ देते हैं, 50 से ऊपर होता है उसको हम 1 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से अनसोल्ड स्टॉक का जो मूल्य है वो कितना माना जाएगा, 1,03,333। तो ध्यान रखना है कि नॉर्मल लॉस होता है तो हम अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन ऐसे करेंगे, क्योंकि पहले 2000 टन कोयले का मूल्य था, 10% कम हो गया, यानी कि 200 टन कम हो गया, तो शेष कोयला कितना बच गया, 1800। अब 1800 टन कोयले का मूल्य ही माना जाएगा। अब 2000 से हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, 1500 टन बेच दिया तो हमारे पास कोयला कितना बच गया, 300 टन। तो 1800 टन कोयले का मूल्य 6,20,000 है, तो 300 टन कोयले का मूल्य कितना होगा, इस प्रकार से आ जाएगा आपके 1,03,333। तो ये था आपके सेकंड इलस्ट्रेशन। नॉर्मल लॉस होता है तो हम अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन इस प्रकार से करेंगे। मैंने अभी आपको नॉर्मल लॉस के बारे में बताया था और नॉर्मल लॉस का था आपके सेकंड इलस्ट्रेशन। अब मैं बता रहा हूँ आपको एबनॉर्मल लॉस का थर्ड इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 287। इसमें दे रखा है कि मुंबई के भारत साइकिल्स लिमिटेड उदयपुर के चंद्रायन संस को 400 साइकिलें 200 रुपये प्रति साइकिल की दर से प्रेषण पर बेचता है। इसमें टोटल साइकिल बेची गई है 400 और एक साइकिल की जो रेट है वो है 200। तो 400 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके टोटल अमाउंट है वो कितना हो गया, 80,000। और प्रेषक भाड़ा के 1400 रुपये, बीमा के 600 रुपये चुकाते हैं। तो कंसाइनर का जो खर्चा है वो हम इसमें जोड़ देंगे। कंसाइनर के खर्चे 1400 और 600 यानी कि 2000। तो जोड़ 2000 जोड़ दिए तो इसमें लागत मूल्य कितना हो गया, 82,000। तो रास्ते में दुर्घटना के कारण 100 साइकिलें नष्ट हो जाती है। ट्रक दुर्घटना के कारण 100 साइकिलें नष्ट हो जाती है, अबनॉर्मल लॉस हो गया। अबनॉर्मल लॉस का मूल्यांकन कर रास्ते में हो गया तो खर्चे इसमें केवल प्रेषक के खर्चे ही जोड़े जाएंगे। अबनॉर्मल लॉस का मूल्यांकन करने के लिए एजेंट के खर्चे नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि रास्ते में नुकसान हो गया तो खर्चे वहीं तक के शामिल होंगे। 100 साइकिलें नष्ट हो गई है तो कैसे करेंगे, देखो 82,000 जो मूल्य है वो कितनी साइकिलों का है, 400 का। तो 400 साइकिलों का मूल्य है 82,000। तो कितनी साइकिलें नष्ट हो गई, 100। तो 100 साइकिलों का मूल्य कितना होगा, एबनॉर्मल लॉस हम ज्ञात कर रहे हैं, टोटल एबनॉर्मल लॉस। ये आ गया आपके 20,500। 20,500 क्या है, टोटल एबनॉर्मल लॉस हो गया। ये टोटल एबनॉर्मल लॉस है वो कितना है आपके 20,500 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे। ध्यान रखना है कि माल जो भेजा गया उसका क्रय मूल्य और खर्चे भी जोड़ देंगे, लेकिन रास्ते में नुकसान हो गया तो खर्चे वहीं तक के जोड़ेंगे। अगर बाद में होता तो एजेंट के खर्चे भी जोड़ देते इसमें। तो इसके हिसाब से निकाले कि 400 साइकिलों का मूल्य 82,000 है, तो 100 साइकिलों का मूल्य कितना हो गया, 20,500। ठीक है, अब देखो इसमें ये तो टोटल लॉस हो गया। अब इसमें क्या हुआ है कि बाद में इन साइकिलों को हमने कम मूल्य पर बेच दिया तो हमारा लॉस कम हो जाएगा। क्रय मूल्य का 1/4 प्राप्त होता है, क्रय मूल्य का 1/4। तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपये एक साइकिल का। तो 200 का 1/4 कितना होता है, 50 रुपये। यानी कि एक साइकिल से हमारे को कितने मिल गए, 50 रुपये। और कितनी साइकिलें नष्ट हुई थी, 100। तो क्षतिग्रस्त साइकिलें थी, डैमेज
उनसे हमारे को 50 रुपए के हिसाब से टोटल पैसा है वो कितना प्राप्त हो गया, 5000 रुपए। ये 5000 रुपए कम कर दो तो शेष अमाउंट है वो कितना आ गया, 15,500 रुपए। तो 5000 रुपए तो हमने क्या कर दिया, ये डैमेज जो गुड्स है वो बेच दिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेल ऑफ डैमेज्ड गुड्स, क्षतिग्रस्त माल का विक्रय। इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे किसमें से, टोटल एब्नॉर्मल लॉस में से। कुल हमारी असामान्य हानि थी 20,500 थी, 5000 रुपए तो हमारे को बेचने से प्राप्त होती, तो हमारी हानि कम हो गई, 15,500 आ गया। इसके बाद में और दे रखा है कि इसमें ये भी दे रखा है कि बीमा कंपनी से 12,500 रुपए प्राप्त हो गए, तो इंश्योरेंस क्लेम से भी हमारा लॉस कम हो गया, तो इंश्योरेंस क्लेम है वो भी इसमें से कम कर देंगे। इंश्योरेंस क्लेम वो कितना है आपके 12,500 रुपए, तो 12,500 रुपए और कम कर दो, तो आपके नेट एब्नॉर्मल लॉस यानी कि शुद्ध असामान्य हानि है वो कितनी मानी जाएगी, अब 3,000। लॉस तो हमारे पास टोटल 20,500 ही था, लेकिन 5,000 तो क्षतिग्रस्त साइकिलें बेची उनसे हमारे को मिल गए, वो हमने कम कर दिए। 12,500 रुपए हमारे को बीमा कंपनी से क्लेम के प्राप्त हो गए। इस प्रकार से हमारी अब शुद्ध असामान्य हानि है वो 3,000। तो ये आपके थर्ड जो इलस्ट्रेशन था इसका पहला पॉइंट था। और इसमें आगे दे रखा है कि इसने बाद में ये साइकिलें बेच दी, और यदि हानि अगर गोदाम पर आने के बाद में होती, अगर ये हानि है गोदाम पर आने के बाद में होती, तो मैंने क्या बताया था, अगर गोदाम पर आने के बाद में हानि होती तो इसमें एजेंट के खर्चे भी हम जोड़ देते। इसमें हमने केवल प्रेषक के खर्चे जोड़े हैं 2,000 रुपए, जैसे प्रेषक के खर्चे कितने जोड़े थे, 2,000 रुपए। अब इसमें देखो एजेंट के खर्चे हैं वो कितने हो रहे हैं। इसमें दे रखा है कि एजेंट ने 1200 रुपए की चुंगी, 600 रुपए विक्रय व्यय, 2400 रुपए अपनी कमीशन के काट करके। तो एजेंट के जो खर्चे मैंने बताया था गोदाम पर पहुंचने तक के खर्चे शामिल होंगे, यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ये खर्चे लागत में नहीं जोड़े जाएंगे। तो इसका मतलब है एजेंट के जो खर्चे हैं कि एक ही खर्चा इसमें जुड़ेगा 1200 रुपए, तो 1200 रुपए का जो खर्चा है वो जुड़ेगा। तो इसमें 1200 रुपए है, तो देखो कैसे, इसमें आपके 82,000 है, 1200 रुपए हम इसमें और जोड़ देंगे। अगर इसको तो रहने दो, इसमें आगे बढ़ करके बदलता हूँ, क्योंकि 82,000 रुपए हमारी लागत आ रही थी एजेंट प्रेषक के खर्चे जोड़ने पर, और एजेंट के जो खर्चे हैं कंसाइनिंग एक्सपेंसेज, कंसाइनिंग एक्सपेंसेज वो कितने आ जाएंगे आपके 1200 रुपए। ये 1200 रुपए जोड़ दो तो कितने आ गए 83,200। अब 83,200 है तो इस प्रकार से निकाल लेंगे हम कि 400 साइकिलों का मूल्य है वो कितना है 83,200। देखो ये तो पहली परिस्थिति, रास्ते में नुकसान हो जाता है तो हम अब नॉर्मल लॉस हमने निकाला 20,500। अगर एजेंट के गोदाम पर पहुंचने के बाद में नुकसान होता तो एजेंट के खर्चे हमने कितने जोड़े इसमें 1200 रुपए, क्योंकि गोदाम पर पहुंचने के बाद के खर्चे हम नहीं जोड़ते, तो कुल लागत कितनी होगी 83,200। यानी कि 400 साइकिलों का मूल्य कितना है 83,200। कितनी साइकिलें नष्ट हुई थी 100, तो 100 साइकिलों का मूल्य कितना हो जाएगा 20,800। इस प्रकार से अब नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा 20,800। फिर हम वही लेस कर देंगे, क्षतिग्रस्त साइकिलें बेची, बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त हो गया, हम लेस कर देंगे। अगर बाद में नुकसान होता है तो एजेंट के खर्चे भी जोड़ देंगे, और रास्ते में नुकसान होता है तो केवल प्रेषक के खर्चे ही जोड़ेंगे। ये तो है आपके अब नॉर्मल लॉस का। अब देखो अनसोल्ड स्टॉक का। देखो अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन 400 साइकिलें 200 रुपए के हिसाब से उसका मूल्य कितना है 80,000। प्रेषक के खर्चे 2,000 रुपए हमने जोड़ दिए 82,000। अब एजेंट के खर्चे बाद में जोड़ेंगे क्योंकि वो बाद में किए गए, तो 82,000 जो मूल्य हुआ था वो कितनी साइकिलों पर हुआ था 400 पर। अच्छा साइकिलें जो बच गई है वो कितनी है 60 साइकिलें, 240 साइकिलें इसने बेच दी, 100 पहले नष्ट होगी तो 60 साइकिलें बच गई, तो इसके हिसाब से मूल्य है वो आ गया आपके 12,300 रुपए। ठीक है। अब एजेंट के खर्चे, एजेंट के जो खर्चे हैं वो 1200 हुए हैं। अब 1200 हुए हैं वो 300 साइकिलों पर हुए हैं, क्योंकि 100 साइकिलें रास्ते में नष्ट हो गई, तो 60 साइकिलों पर कितना होगा 240 रुपए। तो ये 240 इसमें और जोड़ देंगे, ये हो गया 12,540। ये आ गया आपके अनसोल्ड स्टॉक। तो इस प्रकार से अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन करेंगे।
तो ये मैंने आपको बताया था थर्ड इलस्ट्रेशन। तो ये दूसरा और तीसरा जो इलस्ट्रेशन है एक बार आप फिर से रिपीट